वगैरह है जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से लेकर के और बाकी जीएस को कवर करती है। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये दो टाइम पीरियड को मैंने ये 2 मैप के जरिए दिखाया है। तरीके से पढ़ सकते हैं, अपना हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। चूँकि हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, तो संघर्ष को भी ख़त्म करना था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूं अभिषेक राय सर के साथ, जो कि अभी हाल ही में यूपीपीसीएस का जो रिजल्ट आया था उसमें सीडीपीओ पद पर 38 रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं। तो सर की स्ट्रैटेजी जानेंगे, उनका क्या टाइम टेबल रहा प्रिपरेशन के दौरान, और वो यहाँ मुखर्जी नगर के पास गांधी विहार में रहकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कठिनाई होती है जब हम घर से दूर रहकर प्रिपरेशन करते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा और आज उन्होंने सफलता के मुकाम को हासिल किया। तो इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो, मैं अभिषेक कुमार राय, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 से मेरी सीडीपीओ में 38 रैंक आई है और ये मेरा कमरा है। और इस तरफ आप देखेंगे तो मेरे जो पूरा मैंने ये किताबों का एक पूरा ये रैक है, और इस तरफ में बुक वगैरह है जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से लेकर के और बाकी जीएस को कवर करती है। इस तरफ भी मेरे टेस्ट सीरीज़ है और प्रीवियस ईयर यूपीएससी के सारे पेपर हैं। और नीचे में मैंने अपने नोट्स, अपने जो हाथ से नोट्स बनाए थे वो सब नोट्स का इधर पूरा का पूरा सीरीज़ है। और कुछ टेस्ट सीरीज़ जो मार्केट में मेंस को लेकर के या प्रीलिम्स को लेकर के है, तो वो सब मैंने यहाँ रखा हुआ है। बाकी ये हमारे कुछ हाथ से मैंने जो नोट्स मेकिंग किए थे वो सब चीज़ों को मैंने यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है। बाकी इस तरफ में भी कुछ किताबें हैं, और यहाँ पे मेरी चूँकि हिंदी साहित्य में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है तो साहित्य की कुछ किताबें मैं पढ़ता हूँ, तो वो सब भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये सेल्फ मेड जो अपने हाथ से बना करके नोट्स को फाइलिंग किया हुआ है, ताकि वो एक जगह रहे, ताकि उसको आसानी से जब ज़रूरत पड़े तो उसको देखा जा सके। बाकी ये इस तरफ का अपना बेडिंग है, ये यहाँ पे सोने का है, टेबल है, कुर्सी है। ये कोटेशन है, चूँकि एक स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है कि कठिन परिश्रम से भी भाग्य को बदला जा सकता है। तो इस पे मेरा बहुत अच्छा विश्वास है और मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ है। बाकी इस तरफ आप आइए तो ये अपना एक मेरे पार्टनर का है बेडिंग, और आप इस तरफ आ सकते हैं। किचन का जो है वो लगभग ये सब यही हम लोग खाना बनाते हैं अपना। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? मेरा नाम अभिषेक कुमार राय है और मैंने सिंपल ग्रेजुएशन और पीजी किया है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास रहा है और शुरुआती पढ़ाई मेरी सरकारी स्कूल से हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के यूसुफपुर कस्बे से मैंने किया है। ओके, सो कब से आप यहाँ पर रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो? मुझे तो काफ़ी टाइम लगा, लगभग 2012 के बाद से मैं इधर था और 7-8 साल लग गया। 8 साल के करीब हो गया जी। ओके, सो अभी आपका सीडीपीओ में सिलेक्शन हो गया, तो अब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपने 8 साल मेहनत की है तो कहीं ना कहीं इसका फल मिल गया है, तो उसको किस तरीके से आप फीलिंग को शेयर करना चाहोगे? जब भी आप तैयारी करते हैं और आपका रिजल्ट आता है तो आपको बहुत खुशी होती है, एक पहली बात है। और ये तो खैर अभी मेरी शुरुआत है और अभी मेरे पास एज भी है और लगातार मैं अभी अटेम्प्ट करूँगा और भी अच्छे पद पर जाने के लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। ओके, सो आपको कब लगा कि आपको यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, या यूँ कहें कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो सेल्फ का ही होता है, लेकिन होता क्या है कि कभी आपके आसपास का जब कोई व्यक्ति होता है तो फिर आपको लगता है कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। तो मेरे कस्बे से भी 2008 में शिव कुमार राय IAS क्वालिफाई किया उन्होंने, तो वो मेरे मोहल्ले की बात थी। तो फिर वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला, और चूँकि हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, तो संघर्ष को भी ख़त्म करना था। फिर मैं वहाँ से अपने कस्बे से निकल के जब मैं बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आया तो वहाँ मुझे बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला और फिर लगा कि नहीं, इस काम को करना चाहिए। तो फिर मैंने उसको तैयारी करना शुरू किया। सो जब आप फर्स्ट टाइम दिल्ली आए और अब दिल्ली का जो सफलता आपको मिली है, तो इस तरह का जो एक्सपीरियंस कहें या फिर यहाँ के जो माहौल है, उस माहौल ने आपको किस प्रकार से सपोर्ट किया कि आप अभी सक्सेस हो? देखिए, दिल्ली अपने आप में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और नोट्स
को लेकर के, इंस्टीट्यूट को लेकर के, और बाकी एक अच्छा सर्किल आपको डेवलप यहाँ मिल जाता है। तो दिल्ली में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और तैयारी में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे साथ भी कुछ रहा। शुरुआती दौर में मैं बहुत अच्छे सीनियर्स के साथ नहीं था, लेकिन बाद के समय में मुझे बहुत अच्छे सीनियर मिले। आशुतोष कुमार राय जो है 2016 में वो SDM बने, अभिनव मिश्रा, अभिषेक कुमार राय, विवेक सर, इस तरीके के काफ़ी लोग मिले जो कि बहुत इंस्पायरिंग भी थे और बहुत उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। ओके, सो जब फर्स्ट टाइम आपने देखा कि आपका लिस्ट में नाम है, तो उस टाइम क्या फीलिंग था, या फिर आपके फैमिली का या फिर फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? जब रिजल्ट में नाम आया तो फिर एक पल के लिए तो, क्योंकि उस दिन तो पता चल गया था कि रिजल्ट आने वाला है और बहुत प्रेशर भी था, लेकिन जो है रिजल्ट में मेरे एक रिलेटिव के मतलब लड़के ने मुझे मैसेज किया कि भैया आपका नाम है, तो बहुत खुशी हुई। लगा कि नहीं चलो कम से कम आज एक बड़ा मतलब जीवन बदल गया एक तरीके से। और फिर मैंने अपने घर पे जब लोगों को सूचना दिया तो फिर बहुत घर पे लोग बहुत खुश हुए, मेरे दोस्त बहुत खुश हुए और सबको बहुत अच्छा लगा। ओके सर, सो CDPO में सर क्या बेसिकली काम करना होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप शेयर करें। बिल्कुल, ये UPPCS का एक अच्छा पद है और इसमें ICDS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की बच्चों और महिलाओं से संबंधित जितने प्रोग्राम चलते हैं उसको वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब रोटेट करता है। तो इसमें आंगनबाड़ी का है, आंगनबाड़ी प्रोग्राम जो है, फिर पोषाहार और महिलाओं से संबंधित जितनी भी मतलब योजनाएं हैं वो सबका क्रियान्वयन है। जी सर, आपने काफ़ी अच्छी बात कही। तो इसमें सर जैसा कि देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पे। देखा जाए तो खासतौर पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर फील्ड में है। तो आपने क्या सोचा कि महिलाओं के, जैसे कि आपका काम ही है कि इसमें डेवलपमेंट के काम करना, नई चीज़ों को इन्वेंट करना, तो आप किस तरीके से क्या करना चाह रहे हो? बच्चे के तौर पर मेरा भी खुद का स्ट्रगल रहा है और हम लोगों ने काफ़ी, जैसे जिसको बाल श्रम कह सकते हैं, तो घर पे भी मतलब जो हमारा खुद का काम था उस काम में हम लोग आटा चक्की का काम करते थे हमारे पिताजी, तो उसमें हम लोगों ने काम किया। तो एक बच्चे का जो एजुकेशन का नीड होता है वो बहुत नेसेसरी चीज़ है। तो महिला और बच्चे का विकास एक साथ जुड़ा हुआ है और इत्तेफाक से मुझे ये डिपार्टमेंट भी मिला है। तो इसमें मैं जो भी सरकार की नीतियाँ हैं उसको मैं बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन करूँगा। ओके, तो सर अगर आपकी स्ट्रेटजी की बात रही तो किस तरीके की स्ट्रेटजी रही आपकी? स्ट्रेटजी के तौर पे हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है। हमने भी अपने तरीके से, मैंने अपने नोट्स खुद का मेकिंग किया, वो GS का हो या ऑप्शनल का हो, कि और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे उस पर हमने काम किया। क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि स्टेट PCS में जो मेंस के सवाल होते हैं, ऑप्शनल के हो या GS के हों, तो वो रिपीटेड भी होते हैं। हर साल आपको 2 4 5 ऐसे सवाल मिलेंगे जो रिपीटेड हर पेपर में। तो प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिए और बाकी नोट्स मेकिंग खुद करिए। एग्ज़ाम के समय में एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसको बहुत कम टाइम में आप क्विक टाइम में रिवीजन करके एग्जाम में आप जा सकें। तो यही एक तरीका रहा, इस तरीके से मैंने किया। अगर बेसिक स्ट्रेटजी की बात करें, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए? देन बिल्कुल, अगर शुरुआत कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसको बेसिक पहले NCERT पढ़नी चाहिए। कक्षा 6 से 12 तक का NCERT वो कवर करे और NCERT पढ़ने के दरमियान ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखे। जैसे ज्योग्राफी का कोई चैप्टर ख़त्म किया तो वो तुरंत फिर वहाँ से देखे कि यहाँ से कौन कौन से सवाल बने हैं। मैं किसी भी स्टूडेंट को 2 सलाह मैं दूंगा कि पहला सलाह ये कि वो सिलेबस को सबसे अच्छे से पहले तैयार करे। जनरली स्टूडेंट तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है और उसको पेपर 1 2 3 4 का मतलब बेसिक याद भी नहीं रहता है। तो जब आप सिलेबस याद कर लेते हैं तो आपको एक चीज़ तो आइडिया हो जाती है कि किन चीज़ों पे हमने काम कर लिया है और किन चीज़ों पे हमने काम अभी नहीं किया है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर, जब भी कोई नया लड़का आता है इंस्टीट्यूट में, जब एडमिशन ले तो ऑप्शनल का क्लासेस हो या GS का क्लासेस हो, जब भी वो क्लास का जब कोई चैप्टर चल रहा हो तो उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाने चाहिए। होता क्या है कि ऑप्शनल 4 महीने या 5 महीने का होता है, उस पूरे दरमियान वो सिर्फ पढ़ता है और जब पढ़ के वो कोचिंग क्लास खत्म हो जाता है तब पता चलता है कि इसमें तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आते हैं। आपका ऑप्शनल क्या था सर? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। ओके, सर अगर बात की जाए आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने टाइम टेबल क्या फॉलो किया? टाइम टेबल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो शुरुआत का जो सुबह का समय है वो प्रीलिम्स के लिए मैंने रखा था और दोपहर का जो समय है दोपहर से लेकर शाम तक का, उसमें मेंस में मैं अपने आंसर राइटिंग को सेट करता था। और अगर कोई नोट्स मेकिंग करना है किसी टॉपिक पर नहीं है तो वो फिर रात के समय में मैं उसका रिवीजन करता था। ओके, अच्छा सर अगर हॉबीज़ की बात करी जाए तो आपकी हॉबीज़
कौन कौन सी थी? स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत वैसा हॉबी जैसा तो कुछ नहीं रहता, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता है, लेकिन मेरा लिखने का हॉबी रहा है। मुझे पोइट्री अच्छी लगती है और साहित्य की किताबें मुझे पसंद है पढ़ने में, तो मैं उनको पढ़ता रहा हूँ। ओके सो सर, अगर देखा जाए तो जो बुक लिस्ट है आपकी, उसको मोटा मोटा अगर शेयर कर सको तो। बिल्कुल। देखिए, हिस्ट्री के लिए अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी के साथ एडिशनल कुछ बुक, जैसे रामशरण शर्मा की किताब है, सतीश चंद्रा की किताब है, सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया की किताब है, बीएल ग्रोवर को भी मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। और ज्योग्राफी के लिए तो महेश बणवाल एक अच्छी किताब है, मतलब वहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। परीक्षावाड़ी को लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से जो पीसीएस के जो फैक्ट हैं वो बहुत काम के हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो परीक्षावाड़ी की भी किताब को पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी आपका बेसिक है, उसको ज़रूर साथ में रखना है। इसी तरीके से पॉलिटी में भी परीक्षावाड़ी है और लक्ष्मीकांत को भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और लगभग हर जगह अवेलेबल है ये बुक। तो इस तरीके से आप करिए। एनवायरनमेंट के लिए मैं कहूँगा कि जो एनसीईआरटी की 12th क्लास की है, उसमें कुछ चैप्टर एनसीईआरटी, उसको आप वहाँ से जीरोक्स करा के पढ़ लीजिए। 9th-10th के कुछ पोर्शन है उसको कर लीजिए, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर एक शंकर आईएएस का वो बुक आती है, वो भी हिंदी मीडियम में तो अवेलेबल है, उसको किसी ने, तो वो मार्केट में आप देख लीजिए, तो वहाँ से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, कोचिंग की बात करी जाए तो सर इस प्रिपरेशन में कोचिंग कितना ज़्यादा हेल्पफुल है? कोचिंग ठीक है, कोचिंग तो करना चाहिए, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और अनअकैडमी है, ओनली आईएएस है, तो ये लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट, मैं जब भी एक चीज़ मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का जब चुनाव करते हैं, तो जो खासकर जो कमज़ोर पृष्ठभूमि का बच्चा है, अगर एक बार कहीं फीस पेमेंट कर दिया तो फिर दोबारा अगर वो गलती सुधारना चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चाहिए तो उसका एकदम पूरे अच्छे से उसका इंफॉर्मेशन आप लीजिए, वो कोर्स कितने दिनों में कंप्लीट कराता है और कोर्स कंप्लीट होता भी है नहीं होता है, फिर आपको टीचर टाइम देते हैं नहीं देते हैं, वहाँ के रिजल्ट का रेशियो क्या है, तो इन सब चीज़ों को अगर कोई ध्यान रखे तो फिर वो सही जगह पे जाएगा। जी सर। ओके सर, सो आपको 8 साल से करीब हो गया है यहाँ पे, तो सर आप जब फर्स्ट टाइम मुखर्जी नगर आए होगे और अब कितना चेंजेस देखते होगे, क्योंकि आपने तो 1 दशक मान के चले तो हो गया है, तो उसमें काफ़ी चेंजेस तो देखे होंगे। हाँ बिल्कुल, पुराने समय में तो कुछ ही कोचिंग थे, लेकिन अब तो बहुत सारे कोचिंग खुल गए हैं, नए नए इंस्टीट्यूट हैं, टेस्ट सीरीज़ का पूरा मार्केट डेवलप हो गया है। हम शुरुआत के समय में आए तो उस समय टेस्ट सीरीज़ बहुत अवेलेबल नहीं था। एक शिकायत जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को रहता है कि कंटेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अब वो ख़त्म हो गया है। अब आपको मार्केट में टेस्ट सीरीज़ भी है, हिंदी मीडियम में आपको कंटेंट भी बहुत अवेलेबल है, विजन आईएएस के पूरे नोट्स हिंदी में हैं, तो आप उन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, पहले ही इंग्लिश में ही कंटेंट अवेलेबल था, अब हिंदी में भी है। ओके सो सर, आपने जैसा कि मुखर्जी नगर को चेंज होते हुए देखा होगा, तो सर आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उस टाइम से लेकर अब तक, तो कुछ का सिलेक्शन हो गया होगा, आपका इतना टाइम लग गया, तो सर डीमोटिवेशन कहीं ना कहीं आया होगा, तो सर उसको किस तरीके से आपने हैंडल करके? देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस सबके साथ अलग अलग होता है, और किसी का सिलेक्शन थोड़ा पहले होता है, किसी का सिलेक्शन थोड़ा बाद में होता है। मेरे साथ में भी कुछ लोग थे जो सेलेक्ट हो गए, तो उनसे मोटिवेशन नहीं मिलता है। उनसे देखिए, उनके लिए मतलब खुशी तो उनके लिए होती है, लेकिन अपने लिए फिर ये होता है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो अपनी गलतियों को फिर सुधारने का मौका मिलता है। और सीनियर्स की बड़ी भूमिका है इस पूरे एग्ज़ाम में। अगर आपको अच्छे सीनियर्स मिलते हैं तो आप सिलेक्शन के टाइम को बहुत कम टाइम में पूरा कर लेते हैं जी। ओके सर, तो अगर देखा जाए आपका बजट कितना पड़ जाता था यहाँ पे मंथली? देखिए, मेरा खर्च तो बहुत सीमित रहा है। एक तो मैं बहुत सामान्य पृष्ठभूमि का लड़का रहा हूँ, तो मेरे घर से बहुत पैसा भी सीमित में आता था, तो 6,000 रुपया मिनिमम एक खर्च था, जो मतलब फुलफिल हो जाता था मेरा सब कुछ। ओके, 6,000। तो सर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे सर? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि इस पेंडेमिक टाइम में बहुत कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप मुखर्जी नगर आए ही, थोड़ा सा इसमें सेफ्टी का भी इशू है, बाहर में वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो अब तो रीजनल लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, जैसे कि निर्माण आईएएस का इंदौर में भी है, इलाहाबाद में भी है, तो अब रीजनल लैंग्वेज पे अगर आपको रीजनल लेवल पे अगर आपको कुछ इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे मटीरियल हैं, तो वहाँ पर आप देख के वहाँ के भी कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप मुखर्जी नगर ही आइए और यहीं से करिए, लेकिन हाँ, लास्ट टाइम में जब भी आपका इंटरव्यू हो तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है। ओके सर, लास्ट में कोई ऐसी बात जो मैंने ना पूछी और आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ सर।
हाँ, मैं ये एक बात कहूँगा कि आप अगर यहाँ आते हैं तो अपनी पूरे फोकस को पढ़ाई पे ही रखिए, बाकी और चीज़ें जो हैं वो बहुत अननेसेसरी हैं, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बाकी चीज़ें तो आपके पास आ ही जाती हैं। तो बस मैं बाकी अपने जो साथ के लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई का समय है तो उसको फोकस रखना है, नहीं तो टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा। राइट। जी, टाइम टेकिंग होता है तो फिर काफ़ी टेंशन आ जाता है। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियली भी परेशान होंगे, फैमिली को भी बहुत सुनना पड़ता है, नेगेटिव कमेंट्स आपके पास आएंगे, कह रहे आपका अब तक क्यों नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर करना है तो थोड़ा फोकस रहना होगा। ओके, सर के अभी नोट्स किस तरीके से सर ने प्रिपेयर किए थे और बुक्स को किस तरीके से सर पढ़ते थे, तो वो आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि ऑप्शनल का ये मैंने इस तरीके से मेकिंग किया था, और जैसे इसमें डायग्राम का थोड़ा प्रयोग करना है, ये साइड में जो आप देख रहे होंगे इसको मैप वगैरह का यूज़ करना है। ये आप यहाँ देखिए, किसी भी आंसर को जब हम मैप बना देते हैं तो इससे क्या होता है कि थोड़ा आंसर डायनेमिक हो जाता है। ये पॉइंट वाइज सेक्शन भी इसमें डालना है, जैसे अगर कोई चीज़ है तो उसको पॉइंट में हम लिखेंगे। और ये फ्लो चार्ट है इस तरीके का, जब हम कई एग्जाम्पल में इस तरीके का जब डालते हैं तो आंसर और भी बढ़िया दिखता है। ये इस तरीके का थोड़ा सा डायग्राम बना दिया मैंने, इसमें हिस्टोरियन का नाम भी कोट करना होता है, और आप देख सकते हैं जैसे कि ये दो टाइम पीरियड को मैंने ये 2 मैप के ज़रिए दिखाया है। इतिहास का ये पोर्शन है एंशिएंट पीरियड में। इस तरीके के जब छोटे छोटे आप बॉक्स बना करके अब अपने पॉइंट को जब हाईलाइट करते हैं तो टीचर को थोड़ा अच्छा लगता है। ये हेडिंग का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उस हेडिंग के अंदर में छोटे छोटे पॉइंट बना करके ये सब हेडिंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी इस तरीके की भी जो फिगरिंग आप करेंगे इस तरीके का, तो इसमें ये होता है क्या है कि ये किसी भी टीचर को एक ही जगह दिखता है तो वो उससे बहुत प्रभावित होते हैं। इसी तरीके का मेरा ये काम रहा है, और इस तरीके का भी मैंने बनाया है पूरा, तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी ये कई पॉइंट को जब दिखाना हो तो आप इस तरीके के फिगर को बनाएंगे, और यहाँ से आप हर एक चीज़ को एक ही जगह दिखा सकते हैं। ये छोटे छोटे चित्र भी बनाए जा सकते हैं अपने आंसर में। आप अगर ये बनाते हैं तो इससे आंसर और भी रोचक लगता है और टीचर को अच्छा लगता है। जैसे आप देखे होंगे नगर नियोजन हड़प्पा का, तो उसमें इस तरीके के भी चित्र यहाँ बनाएंगे। ये 90 डिग्री पे सड़क को काटता है, और ये छोटे छोटे नालियाँ और ढकी हुई नालियों को मैंने इस फिगर से दिखाया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एक और जो मतलब जब पॉइंट में भी आप चीज़ों को दिखा सकते हैं। लास्ट में आप ये देखिए कि मैं अपने आंसर में मैंने समीक्षा भी किया है कि किसी भी आंसर में लास्ट का जब आप समीक्षा करते हैं तो आंसर को फिर उसमें थोड़ा बल मिलता है। ये फिगर भी आप देख सकते हैं, जिसमें अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसे याद होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में फॉरेन ट्रेड भी था, तो मैंने उसको मैप के ज़रिए दिखाया है कि किस तरीके कहाँ से हमारा ट्रेड होता था। तो इस तरीके से चीज़ें और भी अच्छी हो जाती हैं। ये जो मेरा नोट्स है ये पूरा पेपर 3 है, जो कि मैंने 4-5 पेज में ही इसको किया है। ये एग्ज़ाम के समय में जब आपका रिवीजन करना हो तो बहुत शॉर्ट नोट्स है ये। इससे आप क्या कर सकते हैं कि पॉइंट में चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। कोई छोटा सा फिगर आप बना कर रख लीजिए एग्ज़ाम में, ताकि आपको वो याद रहे। इस तरीके से आप पॉइंट में बस अपनी पॉइंट की चीज़ों को बस हाईलाइट करके रखे रहिए। एग्ज़ाम के समय में आपको ये क्विक रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये सब बनाया था एग्ज़ाम के समय में, और आप देख सकते हैं। ये जैसे पॉलिटी का बुक है तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, अपना हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। पीछे में देखेंगे तो ये हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप इसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। कई बार किसी स्टूडेंट को याद नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने ये मेथड अपनाया था। एक A4 साइज़ पेज को ऐसे आप 2 हिस्से में कर लीजिए, और छोटे छोटे पॉइंट वगैरह दिन भर में जो भी फैक्ट आप तैयार करते हैं उसको नोट कर सकते हैं एक पेज पे, और इसको कहीं भी रहिए उसको दोहराते रहिए। फिर एक जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो मैपिंग मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का पूरा मैपिंग का पोर्शन है। आप ये देख सकते हैं मेरा काम जो मैंने मैपिंग किया था, और ये पूरा का पूरा मैंने आप कई हाइलाइटर अलग अलग कलर को लेकर के और उसको मार्क करके आप इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे। तो फिर और जो चीज़ अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसमें आप छोटे छोटे स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये पूरा किया था। और आपको कॉन्टिनेंट में भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो इसको भी अच्छे से एक बार काम कर लेने की ज़रूरत है। जैसे ये काम किया हुआ है,
और ये पूरा का पूरा मैंने इसको कर लिया था। इससे हर साल आपको जो भी बेसिक सवाल है वो गलत नहीं होंगे। प्रीलिमिनरी में जैसे मैंने पॉलिटी का ही नोट्स मेकिंग किया था, आप भी इस तरीके की जैसे आर्टिकल को आप एक पेज में नोट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हर साल आर्टिकल के 1-2 सवाल होते हैं तो आप उसको सही कर सकते हैं। बाकी नोट्स मेकिंग इस तरीके से किया जा सकता है, छोटा छोटा लिख करके आप नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ पूरा। सो गाइज़, आपने देखा कि सर ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि यहाँ पे रहकर वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते थे, क्योंकि सर को काफ़ी टाइम लग गया तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, बदलते हुए मुखर्जी नगर को भी देखा है, तो सब कुछ शेयर किया सर ने। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज़ होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।